दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और आपके साथ मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा कर रहे हैं जिलेवार राजनीतिक हालात क्या हैं लोकसभा चुनाव के लिए। पिछले दिनों मैंने आपसे चर्चा की फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए, जिसके अंदर 2 जिले आते हैं, पलवल और फरीदाबाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने पार्ट 2 का भाषण दिया, संबोधन दिया राष्ट्र के नाम लाल किले की प्राचीर से, तो उनके संबोधन के बाद भी कहीं ये नजर आया कि ये चुनावी वर्ष है। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी लाल किले की प्राचीर से राजनीति की बातें खूब की। तो ये राजनीति है, कहीं थमती नहीं, और राजनीति जो है यही तय करती है कि अगली राष्ट्र नीति क्या बनने वाली है। तो आपसे मैं चर्चा में हूं कि जो राष्ट्र नीति बनाने वाले लोग होंगे, जो 2024 का चुनाव होगा उसके अंदर कौन लोग जाएंगे। फरीदाबाद की जब चर्चा मैंने आपसे की थी तो आपको बताया था कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक बार फिर से कमल खिल सकता है, हालांकि वहाँ मुकाबला कड़ा होगा। आज आपसे चर्चा में हूँ गुरुग्राम लोकसभा को लेकर के। और गुरुग्राम लोकसभा के लिए आपसे पहले बता दें कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, उस चुनाव में राव इंदरजीत सिंह ने हैट्रिक बनाई थी गुरुग्राम लोकसभा से। यानी कि 2009 के अंदर वो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे, 2014 और 2019 में वो बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे, और इस समय आजकल वो भारत की सरकार में मंत्री हैं, यानी कि मोदी सरकार के वजीर हैं। और राव इंदरजीत राजा आदमी माने जाते हैं। वहाँ की जो चर्चा होती है राव इंदरजीत के बारे में, ये कहा जाता है कि वो किसी की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं किया करते। आपको तो उदाहरण देकर समझाते हैं कि जब कांग्रेस में हुआ करते थे राव इंदरजीत सिंह, उस समय गोहाना में एक रैली हुई थी। जो उस रैली में मौजूद थे वो थे अर्जुन सिंह, जो कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता थे। लेकिन उनकी रैली में जब वे मंच पर आए थे तो राव इंदरजीत खड़े नहीं हुए थे कुर्सी से। और अब पिछले दिनों हरियाणा के अंदर जब कभी मुख्यमंत्री जाते रहे तो कई बार तो राव इंदरजीत सिंह उनके साथ ही नहीं होते। इवन जनसंवाद कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री के हुए उनमें भी राव इंदरजीत दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा एक और बानगी भर है, हालांकि वो संयोग कहा जाए या राव इंदरजीत सिंह की ठसक, कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी संसद के अंदर बोल रहे थे, अपना संबोधन दे रहे थे, उनके 2 घंटे 14 मिनट के संबोधन में जब भी कभी संसद टीवी की आप स्क्रीन पर देखें, अगर आपको राव इंदरजीत सिंह वहाँ दिखेंगे तो वो कभी जहाँ बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी से लेकर के और अन्य सभी सांसद नेता मेज थपथपा रहे थे, तो राव इंदरजीत सिंह बड़े आराम की मुद्रा में बैठे हुए देख रहे थे। लोगों ने यह भी कहा कि राव इंदरजीत सिंह का मिजाज कुछ बदल रहा है। जब नूह की घटना हुई, क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा के अंदर जो 3 जिले आते हैं उसके अंदर 4 सीटें गुरुग्राम की, गुरुग्राम, पटौदी, बादशाहपुर और सोहना, 3 सीटें नूह जिले की, नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना, और 2 सीटें रेवाड़ी जिले की आती हैं, रेवाड़ी और बावल। तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो चुनाव था राव इंदरजीत सिंह बनाम कैप्टन अजय यादव। यानी कि राव इंदरजीत सिंह बीजेपी के प्रत्याशी थे और कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 विधानसभा क्षेत्रों में राव इंदरजीत सिंह जीते थे, और 3 विधानसभा सीटें ऐसी थी नूह जिले की, जो मेव मुस्लिम बाहुल्य जिला है, उस जिले के अंदर कैप्टन अजय यादव जीते थे। यानी कि 3 सीटों पर कैप्टन अजय यादव जीते थे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है, तो राव इंदरजीत सिंह क्या वापस बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, या कहीं उनका बीजेपी से मन भर गया है, कहीं वो पार्टी बदल सकते हैं, और क्या कैप्टन अजय यादव ही कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, या राव इंदरजीत सिंह का जो अगला स्टेप होगा उस पर नजर जाएगी। क्या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जिसकी चर्चा चल रही है कि उसका बीएसपी से गठबंधन हो सकता है, उस स्थिति के अंदर क्या इंडियन नेशनल लोकदल से भी कोई या बीएसपी से भी कोई कद्दावर नेता आ सकता है, इस सब पर आपसे चर्चा करेंगे। तो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र, जहां से पिछले लोकसभा चुनाव में यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राव इंदरजीत सिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी कैप्टन अजय यादव को लगभग 4 लाख वोटों के अंतर से हराया था। 3,86,000 से कुछ ज़्यादा वोट थे। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, अगर हम मोटा मोटी यही मान के चलें, क्योंकि पिछले दिनों कैप्टन अजय यादव ने एक बड़ा बयान दिया था। कैप्टन अजय यादव ने ये कहा था कि एकमात्र वो प्रत्याशी थे दीपेंद्र हुड्डा के बाद पूरे हरियाणा के अंदर जिन्होंने 34% से ज़्यादा वोट ली थी। भले ही वो हार का जो अंतर था वो तो 4 लाख वोट के आसपास का था,
लेकिन कैप्टन अजय यादव दम ठोकते हैं कि उन्होंने वोट भी काफ़ी ली थी। अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मान लिया जाए कि राव इंद्रजीत सिंह वापस भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं, कैप्टन अजय यादव वापस कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी, मैंने आपसे कहा अभी, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर, लोकसभा क्षेत्र के अंदर नुहू मेवात का ऐसा एरिया है जो अपना पूरा असर रखता है। 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और उन 3 विधानसभा क्षेत्रों से भी मान लिया जाए कि ये बात चलती है कि जो वहाँ उन क्षेत्रों से चुनाव प्रत्याशी जीत के निकलता है वो अपना बहुत असर रखता है। अब इस स्थिति में अगर कहीं नुहू जिले का कोई व्यक्ति, कोई मेव मुस्लिम नेता इनेलो और बीएसपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में आता है, आप इसे यूं मान के चलें कि 2009 के लोकसभा चुनाव में जाकिर हुसैन चुनाव लड़े थे बीएसपी से और 2014 के लोकसभा चुनाव में जाकिर हुसैन चुनाव लड़े थे इंडियन नेशनल लोकदल से और दोनों चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रहे थे। दोनों चुनाव जीते थे वहाँ से राव इंद्रजीत सिंह, एक बार कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर और एक बार बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। और जब 2019 के चुनाव के अंदर कोई मेव मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं था तो उस स्थिति में नुहू जिले के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर कैप्टन अजय यादव दोनों जिलों से चुनाव जीते थे। तो आज मैं आपसे चर्चा में हूं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का एक प्रमुख जिला नुहू जिला, जिसके अंदर की 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, नुहू, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना। नुहू जिले के अंदर जिसमें कि लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कैप्टन अजय यादव ने बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह को करारी शिकस्त दी थी। तीनों विधानसभा चुनाव से जीत कर निकले थे और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, तो उस विधानसभा चुनाव के अंदर भी नुहू जिले की तीनों सीटों से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते थे, कांग्रेस के विधायक बने थे। नुहू से चुनाव जीते थे आफ्ताब अहमद, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर जाकिर हुसैन को चुनाव हराया था, और उनके साथ में पुराना से चुनाव जीते थे मोहम्मद इलियास, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नौक्षम चौधरी को चुनाव मैदान में हराया था। और फिरोजपुर झिरका से चुनाव जीते थे कांग्रेस के मामन खां, बहुत चर्चा में हैं आजकल, और मामन खां ने नसीम अहमद जो भाजपा प्रत्याशी के तौर पर थे उनको चुनाव मैदान में हराया था। आगे की चर्चा करें तो पहले नुहू के बारे में ये जान लें कि नुहू जिला ऐसा जिला है, मैंने आपको पहले बताया, मेव मुस्लिम बाहुल्य जिला है। पिछले लगभग 15 दिन से नुहू चर्चाओं में है। 31 जुलाई को नुहू जिले के अंदर ब्रिजमंडल जो यात्रा निकली थी, यात्रा के बाद जो तनाव हुआ था, यात्रा के बाद जो हिंसा हुई थी, हिंदू मुस्लिम विवाद बन गया था और उसके बाद से नुहू जिला काफ़ी चर्चाओं में है। और उसके बाद से सभी पार्टियों की रणनीति में ही बदलाव हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं के तौर पर कांग्रेस में जो आफ्ताब अहमद, ममन खां और मोहम्मद इलियास जो तीनों विधायक हैं, ममन खां पर काफ़ी आरोप लगते रहे। बीजेपी के नेता मांग कर रहे हैं कि ममन खां पर एफआईआर की जाए, ममन खां को गिरफ्तार किया जाए। तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि सांप्रदायिकता की आग जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते ये। और इस सब के बीच में जो मेव मुस्लिम राजनीति करने वाले नेता लोग हैं उनके बारे में चर्चाएं ये है कि वो अपनी रणनीति को कहीं अब बदल सकते हैं और उनकी रणनीति में कहीं बदलाव हो सकते हैं। तो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करें और आपको बताएं कि नुहू जिले के अंदर आखिर क्या हो सकता है। तो नुहू जिले में मैंने आपको बताया कि नुहू जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से आफ्ताब अहमद कांग्रेस के विधायक हैं और वो परमानेंट कांग्रेस में रहने वाले हैं, आप मान लीजिए। उनसे जो चुनाव हारे थे जाकिर हुसैन दूसरे नंबर पर रहे थे। जाकिर हुसैन बड़े नेता हैं, वहाँ से एक पूर्व विधायक रहे हबीबुर रहमान। और नुहू जिले में आजकल बड़ी चर्चाएं कुछ इस प्रकार की हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का अगर गठबंधन हो सकता है, जो संभावित है, जिसकी चर्चाएं हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में नुहू जिले के नेता इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थाम सकते हैं, जो आजकल बीजेपी में है या और किसी पार्टी में भी हैं। चर्चा तो ये भी है कि नुहू जिले से जो नुहू विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं चौधरी जाकिर हुसैन, जो आजकल सरकार में चेयरमैन भी हैं, चर्चा ये है कि जाकिर हुसैन क्या इंडियन नेशनल लोकदल में जा सकते हैं। चर्चा ये है कि जो पूर्व विधायक नसीम अहमद हैं फिरोजपुर झिरका से, इस प्रकार की चर्चाएं भी हैं। नसीम अहमद इनेलो छोड़कर ही बीजेपी में आए थे और ये चर्चाएं हैं कि क्या नसीम अहमद भी वापस जा सकते हैं। पुराना के पूर्व विधायक थे रईसा, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे 2014 में। हालांकि बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन बीजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में नौक्षम चौधरी को टिकट दिया। रईसा पर भरोसा नहीं जताया, आजकल नेपथ्य में है। चर्चाएं ये हैं कि ये बड़े नेता
इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो सकते हैं। जब से ये चर्चा चली है कि इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन हो सकता है, ये चर्चाएं हैं और चर्चाएं तभी चलती हैं जब उनमें कहीं, कहते हैं ना कि धुआं तभी उठता है जब कहीं चिंगारी होती है। तो क्योंकि कांग्रेस के अंदर पहले से नेता स्थायी हैं और बीजेपी के अंदर खासकर नूंह जिले की बात कर रहे हैं, नूंह जिला ऐसा जिला है कि जहां लगभग 80% मेव मुस्लिम मतदाता हैं और 20% हिंदू मतदाता हैं। और जो वहाँ की राजनीति है नूंह जिले की, वो मेव मुस्लिम राजनीति के नाम पर ही चलती है। और अगर क्योंकि बीजेपी के जो हालिया वहाँ का माहौल है उसको अगर देखा जाए तो इससे ये मान लिया जाए कि पूरे हरियाणा और देश के अंदर स्थिति कुछ भी हो, लेकिन नूंह जिले के अंदर बीजेपी के लिए स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है। और ऐसे में जो नूंह जिले के अंदर जो अगली राजनीति की तैयारी कर रहे हैं और आजकल जो बीजेपी में नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं बेचैनी है और वो कोई ना कोई अपने लिए प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। खैर, चर्चा लोकसभा की कर रहे हैं, जब विधानसभा स्तर पर आएंगे तो आपसे आगे बात करेंगे। अब लोकसभा के लिए नूंह जिला, जो मैंने आपको पहले बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों यानी कि नूंह, पुनाना और फिरोजपुर झिरका से, इन तीनों स्थानों से, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर कैप्टन अजय यादव चुनाव जीते थे, अच्छे अंतराल से चुनाव जीते थे और राव इंदरजीत सिंह जो सांसद तो बने, लेकिन इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में बुरी तरह पिछड़ गए थे। और जो आपसे अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर नूंह जिले के अंदर और गुरुग्राम लोकसभा सीट के लिए जब चुनाव होगा, उस चुनाव में अगर वापस, मैंने आपसे पहले कहा था कि राव इंदरजीत सिंह बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर, कैप्टन अजय यादव कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, तो स्थिति क्या होती है। और अगर इन दोनों के बीच में कोई मेव मुस्लिम प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में अगर होता है और खासकर इस नूंह जिले से चुनाव मैदान में होता है, तो उस स्थिति में क्या कंडीशन रह सकती है। तो अगर नूंह जिले के अंदर लोकसभा चुनाव में राव इंदरजीत सिंह बीजेपी प्रत्याशी और कैप्टन अजय यादव कांग्रेस प्रत्याशी, ये दोनों आमने सामने फाइट में होते हैं, तो उस स्थिति में फिर मान लिया जाए कि कैप्टन अजय यादव इन तीनों सीटों पर 2019 के मुकाबले भी और बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। यानी कि नूंह जिले के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा लोकसभा चुनाव में। प्रत्याशी कोई भी हो, राव इंदरजीत सिंह हो या कोई और हो, लेकिन नूंह जिले के अंदर बीजेपी प्रत्याशी को वोट लेने के लिए बहुत मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला ही रह जाता है तो उस स्थिति में मान लिया जाए कि कांग्रेस प्रत्याशी और कैप्टन अजय यादव भी होते हैं तो वो आगे रहेंगे, और अगर कोई और प्रत्याशी भी होते हैं तो भी मान लिया जाए कि वो आगे रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में अगर कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अजय यादव भी रहते हैं और बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर राव इंदरजीत सिंह आते हैं, और ऐसे में अगर मान लिया जाए कि इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन होता है और इस गठबंधन से मेव मुस्लिम प्रत्याशी के तौर पर अगर यही कह दिया जाए कि कहीं जाकिर हुसैन ही आ जाएं, और अगर जाकिर हुसैन ही चुनाव मैदान में उतर जाते हैं, तो मान लिया जाए कि इन दोनों का समीकरण बिगड़ जाएगा। उस स्थिति के अंदर आप ये मान लें कि नूंह जिले के अंदर एक तो मेव मुस्लिम जो प्रत्याशी होंगे और दूसरे इंडियन नेशनल लोकदल पर आज भी मेव मुस्लिम मतदाता भरोसा कहीं ना कहीं रखते हैं। भले ही वो परिवार बिखरा तो उसके बाद में एक साइड मतदाता हुए, लेकिन 2000 का जो विधानसभा चुनाव था वो सभी को याद होगा कि इन मेव मुस्लिम जो सीटें थी, इन सभी में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। और उसके बाद में जब चाहे वो 2009 का चुनाव था, उस 2009 के चुनाव के अंदर भी 2 प्रत्याशी इंडियन नेशनल लोकदल के जीते थे। मतलब आप मान लिया जाए कि इंडियन नेशनल लोकदल का इस क्षेत्र में बढ़िया असर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेव मुस्लिम जो मतदाता हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल पर विश्वास तो कर सकते हैं। और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि इधर बीजेपी से राव इंदरजीत सिंह होते हैं, कांग्रेस से कैप्टन अजय यादव आते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी प्रत्याशी के तौर पर अगर ये इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन होता है जो संभावित है, जिसकी राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत चर्चाएं हैं, और ऐसे में अगर जाकिर हुसैन या उसी कद का कोई नेता इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में आ गया, तो मान लिया जाए कि वो इन दोनों प्रत्याशियों का यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का समीकरण जरूर बिगाड़ देगा। उस स्थिति में चुनाव परिणाम जो होगा बहुत रोचक हो सकता है। लेकिन ये मान लिया जाए कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, 2024 में भी कम से कम बीजेपी के लिए तो वही रहने वाला है। यानी कि नूंह जिले के अंदर जिस प्रकार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी
जो राव इंद्रजीत सिंह थे, भले ही वो लगभग 4 लाख वोटों के अंतर से चुनाव तो जीते, लेकिन नूंह जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर वो पिछड़ गए थे। और वर्तमान में भी यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से राव इंद्रजीत सिंह होते हैं, कांग्रेस से कैप्टन अजय यादव होते हैं, तो उस स्थिति में भी बीजेपी के प्रत्याशी तो कम से कम यहाँ पिछड़ेंगे और पिछली बार से भी ज़्यादा अंतर से पिछड़ेंगे। लेकिन अगर इन सब के बीच में इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन होता है और उस गठबंधन के तौर पर कोई और प्रत्याशी आ जाते हैं, तो वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का समीकरण बिगाड़ देंगे। मान लिया जाए कि उस स्थिति में जो मेव मुस्लिम प्रत्याशी होता है और वो उस गठबंधन का प्रत्याशी होता है और गठबंधन के पक्ष में थोड़ा सा माहौल ठीक बन जाता है, तो वो दोनों पार्टियों का समीकरण बिगाड़ देगा। और इस नूंह जिले के अंदर अगर संभावित गठबंधन की बात चल रही है नैलो बस, तो वो गठबंधन आगे रह सकता है। और अगर चुनाव पिछली बार की तरह हुआ कि जिसके अंदर की बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर राव इंद्रजीत सिंह हो, कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर कैप्टन अजय यादव हो, तो फिर मान लिया जाए कि यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी एक बार फिर पिछड़ सकते हैं। तो मोटा मोटी ये है कि नूंह जिले का जो समीकरण रहेगा राजनीतिक, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद साबित नहीं होने वाला। कांग्रेस की रणनीतियाँ किस प्रकार की रह सकती है, कांग्रेस के लिए हालात कैसे हो सकते हैं, वो तय करेगा कि 2024 के अंदर जब चुनाव नज़दीक आएगा और उससे पहले अगर कोई बनते बिगड़ते गठबंधन होते हैं, तो उन बनते बिगड़ते गठबंधन से क्या हालात होंगे, ये सब उस पर भी निर्भर करेगा। क्योंकि जब चुनाव होता है तो उस समय कहा जाता है ना कि जब बारात सजती है, जब दूल्हे के सिर पर सेहरा सज जाता है, उसके बाद तय होता है कि बारात किस प्रकार की होगी। तो वही हालात चुनाव में होते हैं, वही हालात राजनीति में होते हैं। जब प्रत्याशी तय हो जाते हैं, गठबंधन तय हो जाते हैं, सब कुछ तय हो जाता है, चुनाव शुरू हो जाता है, तो उसके बाद में जनता भी तय करती है कि अब क्या करना है। लेकिन फिर एक बार दोहरा रहे हैं कि नूंह जिले के लिए एक बात तो तय है कि नूंह जिला 2024 में भी किसी भी प्रकार से बीजेपी के लिए मुफीद साबित होने वाला नहीं है। बीजेपी को यहाँ 2019 से भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। गुरुग्राम लोकसभा के 2 अन्य जिले हैं, गुरुग्राम और जिसकी 4 सीटें आती हैं, गुरुग्राम, पटौदी, बादशाहपुर और सोहना, और 2 सीटें रेवाड़ी जिले की आती हैं, रेवाड़ी और बाबल। इनके बारे में आपसे चर्चा आगे करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य, लोकसभा सीटों की संख्या कुल 10, 90 हैं इसमें विधानसभाएं और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मक्कू।